Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture, we will discuss about some major programs or schemes on agriculture sectors. आज के लेक्चर में हम कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स के बारे में देखेंगे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के हित के लिए उनके लिए चलाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा। इसका हम पार्ट 1 देखेंगे। मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन स्कीम्स में लगभग मैंने 20 स्कीम्स या 21 स्कीम्स को कलेक्ट किया है, जितनी भी जो स्कीम्स चालू की गई हैं 2015, 16, 17 में। तो इन सब की लिस्ट पहले दे रहा हूँ, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हम 8-10 डिस्कस करेंगे, बाकी की बची हुई सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं इनके एक एनलिस्ट कर देता हूँ कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। तो एनलिस्ट करते हैं। पहली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि PMFBY, एग्री मार्केट एंड क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, आई थिंक इट इज रिपीटेड, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड scheme on agriculture census and statistics, integrated scheme on agriculture marketing। तो ये लगभग 20 या 19 स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये कब लॉन्च की गई? 13 जनवरी 2016। तो 13 जनवरी 2016 को ये लॉन्च की गई और ये इम्प्लीमेंट की गई इंडिया के हर एक स्टेट में। ये ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में एप्लीकेबल है, ये इंडिया के हर एक स्टेट के लिए लॉन्च की गई है। एडमिनिस्ट्रेटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई है। तो इसका क्या क्या इसके प्रावधान थे, ये क्या इसकी टारगेट था? इसका टारगेट ये था कि यूनिफॉर्म प्रीमियम। तो ये यूनिफॉर्म प्रीमियम दिया गया फार्मर्स को। कैसे दिया गया? 2% फॉर खरीफ क्रॉप एंड 1.5% फॉर रबी क्रॉप। मीन्स कि फार्मर्स को यूनिफॉर्म प्रीमियम देना होगा। जो भी इसकी स्पेसिफाइड किया गया वो कितना है? 2%। यानी अगर वो खरीफ क्रॉप उगा रहा है तो 2%, और अगर वो रबी क्रॉप उगा रहा है तो 1.5%। अगर वो कोई भी एनुअल कॉमर्शियल क्रॉप या फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप उगा रहा है तो उसको 5% पे करना होगा। उसका यूनिफॉर्म प्रीमियम 5% का रहेगा। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी गई है। तो एक इसी तरह से नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी, वो भी चलाई गई थी। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किस तरह से डिफरेंट है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यानी PMFBY, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस क्या है? लोअर प्रीमियम रेट। तो इसमें जो लोअर प्रीमियम रेट्स थे वो कम है, 5 टाइम्स कम है, जो कि नए इसमें ज़्यादा थे। तो PMFBY में कि ये बात है कि इसमें कम रखे गए हैं। देन क्या है? 1 सीजन 1 प्रीमियम। तो एक सीजन के लिए एक प्रीमियम दी गई। मीन्स कि अगर वो रबी क्रॉप है तो उसके लिए अलग प्रीमियम 1.5%, खरीफ के लिए 2% एक ही है। लेकिन जो NAIS था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सब में सेम था, रबी खरीफ में सेम था और ज़्यादा था, अबाउट 10% के आसपास था। फुल इंश्योरेंस अमाउंट कवर। तो इसमें पूरा इंश्योरेंस अमाउंट को कवर किया गया है। ऑन अकाउंट पेमेंट, ये कैशलेस इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहा है। इसमें ऑन अकाउंट पेमेंट है, अकाउंट में ही पेमेंट होगी। कवरेज ऑफ लोकलाइज्ड रिस्क, हेल स्टॉर्म जैसे लैंडस्लाइड वगैरह है, इन सबको भी कवर किया गया। जो लोकलाइज जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, जो लोकलाइज डिजास्टर्स होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, हेल हो गया या फिर लैंडस्लाइड हो जाता है, हैवी रेनफॉल हो जाता है,
या हैवी विंड साइक्लोन हो जाते तो उनको भी ये कवर करता है। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कवरेज, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस होते हैं उनको भी कवर करता है। प्रिवेंटेड सोइंग कवरिंग, तो ये जो सोइंग कवरिंग भी करता है। एंड मैंडेटरी आर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज भी मैंडेटरी किया गया है। तो नेक्स्ट स्कीम हम देखते हैं एग्री एंड क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स मोबाइल ऐप। तो ये जो मोबाइल ऐप है ये क्यों चलाएगी, इसके बारे में कुछ देखते हैं कब चलाएगी। तो ये एग्रीकल्चर मार्केट और इंश्योरेंस जो है इन दोनों के लिए एक एग्रीकल्चर फार्मर्स को हेल्प करने के लिए मोबाइल ऐप्स को चलाया गया था। ये कब लॉन्च की गई थी, ये 23 दिसंबर 2015 में लॉन्च की गई थी। तो ये किन्होंने की थी, श्री राधा मोहन सिंह जी ने स्टार्ट की थी ये, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं श्री राधा मोहन सिंह जी। तो इनका जो जो दोनों मोबाइल ऐप्स थी उनके क्या स्पेशलाइजेशन थे वो देख लेते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस का और एग्री मार्केट मोबाइल का। तो क्रॉप इंश्योरेंस का क्या था कि कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल, तो जो भी कंप्लीट जो इंश्योरेंस अवेलेबल थे उनके बारे में पूरी पूरी जानकारी इसमें दी जाती थी कि आप जो फार्मर्स के लिए इस सीजन के लिए ये आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा और इसके लिए ये इतना प्रीमियम चलेगा, ये सब डिटेल्स दी जाती थी। एंड कैलकुलेट द इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसमें जितना उसका इंश्योरेंस रहता था जितने मनी का, तो उसके हिसाब से उसकी प्रीमियम भी डिसाइड करके बता देता था कि आपकी इतनी प्रीमियम देनी होगी आपको पर मंथ पर ईयर, जो भी इसका डिजायर्ड पीरियड था। और जो एग्री मार्केट मोबाइल ऐप थी उसकी क्या थी, वो मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप्स विद इन द 50 किलोमीटर मंडी, तो जो भी लोकलाइज मंडी अवेलेबल थी, सपोज यहाँ पे कोई मंडी है और उसके 50 किलोमीटर अराउंड में कोई भी फार्मर रहेगा, तो जब इस मोबाइल को एक्सेस करेगा तो उनको बता दिया जाएगा कि इस जो मंडी है इसमें ये प्राइस चल रहे हैं आपकी इस स्पेसिफाइड क्रॉप के लिए। तो ये 50 किलोमीटर को कवर करता था। नेक्स्ट स्कीम हम देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में NAM जो स्कीम थी इसको क्यों चलाया गया और कब चलाया गया, तो ये कब चलाएगी, अंडर द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में की गई और 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका प्लेटफॉर्म क्या था, ई नॉम भी चलाई गई, ई नेम नाम। तो ई नाम में क्या था, ये कब की गई, 14 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई। तो ये किस लिए थी कि जिसमें कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी की जा सके, ये ई नाम के नाम से चलाई गई। ई नाम और ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये 14 अप्रैल 2015 को, और जो सिंपल नाम थी वो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट स्कीम अब देखते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम कब स्टार्ट की गई, ये 19 फरवरी 2015 को PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये स्टार्ट की गई सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये कहाँ से स्टार्ट की, ये सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट की गई थी। और इसका स्लोगन क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा। मीन्स कि अगर हमारी जो मिट्टी है अगर वो स्वस्थ रहेगी, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो उसका खेत भी हरा भरा रहेगा। तो ये इसका स्लोगन थी, टैगलाइन थी। तो इसका क्या था कि ये 3 साल में रिन्यू किया जाएगा किसान को, ये उसकी प्रावधान किया गया था कि हर 3 साल बाद उसको रिन्यू कर दिया जाएगा, उसकी जो पूरी गुणवत्ता बताई जाएगी सॉइल की। क्रूशियल इनटू एन इंफॉर्मेशन ऑन मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल। तो ये क्या है, इसके काम थे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, या क्या उसकी फिजिकल पैरामीटर्स हैं उसके, जैसे टेक्सचर स्ट्रक्चर वगैरह, उनके बारे में हर 3 साल में उनको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी जब भी रिन्यू किया जाएगा। इसमें ये प्रावधान किए गए। तो जो एग्रीकल्चर स्कीम्स 2016-17 में चलाई गई, बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, उसका एक ओवरऑल टैगलाइन थी क्या थी वो, मोर फ्रॉम लेस। तो ये टैगलाइन थी, जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम्स चलाई गई हैं 2016-17 में, इनको मोर फ्रॉम लेस टैगलाइन के द्वारा चलाया गया है। इनका एक ओवरऑल थीम ये थी। तो नेक्स्ट स्कीम देखते हैं हम, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। तो ये स्कीम का क्या था, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये किसने स्टार्ट की, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड ऑन 12th प्लान पीरियड ड्यूरिंग द 2014 एंड 15। तो ये 12th प्लान में इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 2014 एंड 15। तो इसमें जो सेंटर का और स्टेट का जो रेशो था वो कितना था, 75:25। मीन्स कि वो उसमें सेंटर का परसेंटेज 75% रहेगा और जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहेगी उसका 25% रहेगा। तो इस तरह से दोनों का रेशो था जितना वो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ये जो स्कीम थी ऑयल पाम के लिए, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल
इसका मेन एम क्या था कि वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि हम वेजिटेबल ऑयल ही सबसे ज़्यादा, एडिबल ऑयल ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। वेजिटेबल ऑयल या एडिबल ऑयल ही की ही कमी है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका टारगेट रखा गया है। जो टारगेट क्या था 9.51 मिलियन टन बाय एंड ऑफ द 12th प्लान। तो यानी जो 12th प्लान एंड होगा तब तक हम 9.51 मिलियन टन इसका हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। एंड स्टेटस ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया, तो स्टेटस को देख लेते हैं। तो इंडिया का कौन सा प्लेस है? 4th प्लेस है। सबसे पहले कौन सा? यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। तो आप याद रखें सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? यूएसए में, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील एंड देन इंडिया। इंडिया का 4th प्लेस है। तो जो इंडिया में जितने की ऑयल या एडिबल ऑयल जो क्रॉप्स हैं वो 9 को स्पेसिफाई किया गया है। तो 9 कौन सी? इनमें से 7 एडिबल है और 2 नॉन एडिबल। तो एडिबल कौन सी है? ग्राउंडनट, रेपसीड और मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसेम, सैफ्लावर एंड नाइजर। तो ये इस तरह से 7 एडिबल ऑयल हैं। और नॉन एडिबल कौन सी है? कास्टर एंड लिंसीड। तो कास्टर एंड लिंसीड ऑयल को नॉन एडिबल में रखा गया है। तो इसके जो इसमें 2-3 जो मिनी मिशन दैट इज MMB चलाए गए, जो कौन से थे? MM1 ऑयल सीड्स के लिए था, MM2 ऑयल पाम के लिए था एंड MM3 TB मीन्स ट्री बोर्न के लिए था, जो ट्री बोर्न ऑयल्स हैं। तो ट्री बोर्न ऑयल कौन से हैं? जो कि नॉन एडिबल हैं, जैसे साल, महुआ, सिमारोबा, कोकुम, ओलाइव, जत्रोफा, नीम, जोबोबा एंड चेरुआ, वालनट। इस तरह के बहुत सारे जो है जो नॉन एडिबल हैं, इनके बारे में इसमें मिशन चलाया गया, इसको TB या ट्री बोर्न्स ऑयल भी कहा गया। तो नेक्स्ट हम स्कीम देख लेते हैं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम एक मैंने बताया NAIS, नेशनल NAIS। तो ये भी उसी की तरह थी, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो वो बहुत पहले आई थी लेकिन ये बाद में लॉन्च की गई। तो ये कौन सी? NCIP, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो ये क्या है? ये कब स्टार्ट की? 1 नवंबर 2013। तो 2013 को 1 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया एंड रिप्लेस नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS को इसने रिप्लेस किया, कि जो बहुत पहले चली हुई थी। ये लगभग 1999 में स्टार्ट की गई थी। तो इसका एम क्या था? टू इंक्रीज द इंश्योरेंस बाय 50% ऑफ फार्मर्स एंड 50% ऑफ एरिया बाय द 2016-17। तो इसका एम था कि हम 2016-17 में 50% इंश्योरेंस को बढ़ाएंगे और जो 50% एरिया इसके इंश्योरेंस के अंडर में लेके आएंगे। तो इस तरह से जो डिफरेंट जो इंश्योरेंस स्कीम्स थी, तो वो कौन कौन सी चलाई गई? जो सबसे पहले थी NAIS, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये 1999 में से 2000 में चलाई गई, 1990 2000 में ये लॉन्च की गई। उसमें सेंटर टू स्टेट जो रेशो था वो 50-50 था, मीन्स कि सेंटर और स्टेट दोनों में 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिर उसके बाद MNAIS चलाई गई, मीन्स मॉडिफाइड सेम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 2010-11 में लॉन्च की गई। इसमें सेंटर स्टेट सेम रेशो था, 50-50 दोनों ने शेयर किया हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद और एक चलाई गई जो थी WBCIS, मीन्स वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो खरीफ 2007 में स्टार्ट की गई। तो ये किस लिए थी? ये थी कि जो वेदर बेस्ड जो हानि होती है क्रॉप्स को, जो खराब हो जाती है, हेल स्टोन हो गया, इस तरह की जो हैवी रेनफॉल हो गया, ड्राइनेस, ड्रॉट हो गया, तो इससे जो नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस दिया जाता था। नेक्स्ट है CPIS, मीन्स कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। ये भी लॉन्च की गई कोकोनट को बचाने के लिए, कोकोनट से जो नुकसान होता है क्रॉप को, उसके लिए, उसको कवर अप करने के लिए ये CPIS को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट स्कीम थी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA। तो ये क्यों की गई? अप्रूव्ड बाय PM काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन 2010। तो ये कब की? प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज को 2010 में इसको लॉन्च किया गया, अप्रूव किया गया। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ensuring food security, enhancing livelihood opportunities and contributing to economic stability at national level। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, श्योर किया जाए कि सब फूड सिक्योरिटी का प्रसार हो, एंड एनहांसिंग लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज
एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एट नेशनल लेवल। तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है नेशनल लेवल पे उसको भी अप्लाई किया जा सके। तो इसके मेन थ्रस्ट एरियाज क्या थे? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, इस सब पे इन्होंने खास ध्यान दिया गया। इस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने इन चीज़ को डेवलप करने की कोशिश की कि जहाँ पे भी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होती है उन एरिया को फोकस किया जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी को इंक्रीज किया जाए और जहाँ पे भी रिस्क कोई किसी भी तरह के नेचुरल हो या मैन मेड हो, किसी भी तरह की रिस्क जो है उसको मैनेज किया जाए, उसको रिमूव किया जाए ताकि फार्मर्स को उससे होने वाले नुकसान को की भरपाई की जा सके, उनको उतना नुकसान नहीं हो पाए। तो ये सो थी कुछ फ्रेंड्स आज की स्कीम्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की बची हुई 8-10 जो जितनी भी रह गई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने 6-7 स्कीम्स ही डिस्कस की हैं, बाकी की हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।